हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 4 का सेक्शन बी, और इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर सेक्शन सी और डी भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसके लिए गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 4 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका होता है 18 मार्क्स का। इसमें आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 9 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल है ना। एनी 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 9 2 18 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 तक इसी सेक्शन में होंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया द द्रविडियंस। तो मोस्ट एंशिएंट पीपल की बात करें तो द्रविडियंस के बारे में हमको लिखना है। यहाँ पे और में है कि द्रविडियंस हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सीधा सीधा द्रविडियंस के बारे में बताना है, उन्होंने इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूट किया है वो बताना है। सो द्रविडियंस को माना जाते हैं कि वो मोहनजोदारो कल्चर के क्रिएटर हैं। दे आर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर। Dravidians gave the concept of और मदर एज अ गॉडेस और फादर एज अ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो Dravidians लेकर आए। इसके अलावा Dravidians gave us a tradition of worshipping नेचर एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और नेचर को ही वर्शिप करना, उन्हीं की पूजा करना, ये द्रविडियन ने हमको दिया है। दे ऑल्सो हैड अ ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग धूप दीप एंड आरती। ठीक है, पूजा इस तरीके से करना है, धूप दीप आरती का इस्तेमाल करके, ये भी द्रविडियंस की देन है। और फिर दे हैव अ मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम। मैट्रियार्कल यानी कि ऐसी फैमिली सिस्टम जहां पर जो हेड है घर की वो फीमेल होती है ना, और जहां मेल हेड होते हैं, जो आज की सोसाइटी है वो है पैट्रियार्कल। तो उस टाइम पे मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था द्रविडियंस का। they had different crafts and arts like making boards, raft weaving and spinning। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है द्रविडियंस के इंडियन कल्चर में। ओके नेक्स्ट है, एक्सप्लेन 2 फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी है, टेक्स्ट बुक में 3 देके रखी है, तो वही तीनों यहाँ पर लिख लेना है। और अकेला ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हमारी आप ऐप डाउनलोड करके ये सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर की कहां मेंशन है, आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A, उसमें से जो सब आर्टिकल है 6, 7, 9, उसमें ये 3 चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। पहला, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हम सबको हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंस समझना है और उसको प्रिजर्व करना है, ये ड्यूटी है। दूसरा, maintain forests, rivers, ponds, wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all living creators। natural environment को बचाने के साथ साथ river, forest, wild animals इन सब का ही ध्यान रखना है। और compassion क्या होता है, compassion for all living creatures, जितने भी living organism है हमारे आसपास उन सब के प्रति compassion रखना है, यानी कि सबको preserve करते हुए चलना है। और लास्ट ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस। किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना है। सो दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। सो गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, बस इनके बारे में बताना है। तो पंडित नारद कौन है, ही इज द राइटर या ऑथर ऑफ संगीत मकरंद। पंडित नारद, राइटर ऑफ संगीत मकरंद। पंडित सारंगदेव कौन है, ही वॉज द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर। सारंगदेव रत्नाकर। पंडित अहोबले, ये है राइटर संगीत परिजात के। पंडित अहोबले इज द राइटर ऑफ संगीत परिजात। फिर है आमिर खुसरो, जिसको हम तूतीये हिंद भी कहते हैं। ही वॉज अ फेमस म्यूजिशियन, और किसके कोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ये फेमस म्यूजिशियन थे। ठीक है, ही वॉज अ फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हम तूतीये हिंद यानी कि पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर है मैन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड। देखो मैन ट्रीज और फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हमको वुड के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन में यही लिखा है, देखो गिव
ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये जो और वाले क्वेश्चन है इसका मतलब है ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो क्या है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वुडन आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। वुडन आर्ट से हमको पता चलेगा कि मैन, ट्रीज और फॉरेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड। कैसे? with each other. Initially, wood was used as a firewood. Later on, for making weapons, construction of buildings and other construction work. Starting में wood का इस्तेमाल firewood की तरह ही होता था, है ना, आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके wood से weapons बनने लगे, उसके बाद wood की buildings भी बनने लगी और किसी भी तरह का construction होता था तो उसमें wood का इस्तेमाल होने लगा। Gradually, wood was used for different purposes. अब जो wood के uses हैं वो time to time बदलते जा रहे हैं और increase होते जा रहे हैं। पर्पसेस लाइक आइडल्स मेकिंग के लिए, किसी भी तरह का आइडल बनाना हो, स्कल्पचर बनाना हो तो उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल। फिर टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर, विंडोज, डोर्स, स्मॉल हट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस, थ्रोन्स, चेयर्स एंड ग्रिल्स। इनकी ऑलमोस्ट पूरा फर्नीचर जो है वो वुड से बनने लगा। इन दिस वे वुड कार्विंग वाज डेवलप्ड, और धीरे धीरे करके वुड पर जो कार्विंग है वो डेवलप होने लगी। जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ने लगी तो उस हिसाब से जो चीजें हैं यानी कि जो इनोवेशन है वुड में वो भी बढ़ता गया। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ, अब ये दोनों 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स यानी कि झूला और खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ फेमस है गुजरात में? तो आंसर इज ईडर और संखेड़ा। ओके, संखेड़ा एंड ईडर इन गुजरात आर वेल नोन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है कुतुब मीनार के बारे में डिटेल्स देना है। तो ये दिल्ली में है और 12th सेंचुरी में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। गुलाम यानी कि स्लेव डायनेस्टी की जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया 12th सेंचुरी में, और द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीट बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश आफ्टर हिज डेथ। तो जब ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ आधे में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ कंस्ट्रक्शन है वो उनके दामाद यानी कि सन इन लॉ ने पूरा करवाया, जिसका नाम है इल्तुतमिश। फिर कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर टॉल, मेड आउट ऑफ अ राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल। रेड स्टोन से बना है, मार्बल से बना है, राउंड शेप है और 72.5 मीटर इसकी हाइट है। सर्कमफ्रेंस जो है वो बेस का ज्यादा है, धीरे धीरे करके सर्कमफ्रेंस जो है वो छोटा होता जाता है। तो देखो बेस का 13.75 मीटर है और ये ऊपर जाते जाते हो जाता है 2.75 मीटर एट दी टॉप। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट ऑफ इंडिया। तो जितने भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है या मिनारेट्स हैं, पिलर्स हैं, उसमें से ये कुतुब मीनार भी एक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, राइट अ नोट ऑन एनी 2 कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ गुजरात। तो आप किसी भी 2 हेरिटेज साइट के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे धोलावीरा और लोथल लिया है। सो धोलावीरा सिचुएटेड इन खादरबेट, भचाऊ तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। पूरा मेंशन करना रहेगा कि कहाँ पर है। तो खादरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग। और अपने टाउन प्लानिंग के लिए धोलावीरा जाना जाता है। 5000 years ago, bead making factories and ornaments making shell were found out from the धोलावीरा। ठीक है, तो 500 साल पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट्स इन सब में मास्टर थे, यहाँ से हमको पता चलता है। फिर लोथल की बात करें, देखो 2 मार्क्स का है तो आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिखना। लोथल के बारे में बात करें तो ये अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे सिचुएटेड है। इट इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस। इट वाज द मेन सेंटर। अब नदी की बात करें तो कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है? भोगावो और साबरमती। इन 2 नदी के बीच में लोथल बसा हुआ है और इट वाज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हैज वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट। तो सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस उस टाइम की जो आर्किटेक्चर जो हेरिटेज साइट थी वो लोथल ही थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता था। वो हमको कैसे पता चला? क्योंकि वहां पर हमको पोर्ट्स मिले विद ऑल द फैसिलिटीज। तो इट वाज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ दैट टाइम। ओके, चलो फिर आता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अलग है, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप अलग है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर ही आंसर करना। यहाँ पूछा है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो 3 टाइप के हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो आते हैं वो कहलाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड और पास्चरिंग। तो लंबरिंग यानी कि वुड काटना, ठीक है,
फिर वुड कलेक्ट करना, या फिर एनिमल ग्रेजिंग यानी कि पास्चरिंग, हर चीज में इधर रिस्ट्रिक्शन है। ये कौन से फॉरेस्ट कहलाते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स और पास्चरिंग। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, सो दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा देखे जाते हैं। लोकल पीपल को यहाँ पर आने की परमिशन है, दे आर परमिटेड टू कलेक्ट वुड, तो यहाँ वो वुड कलेक्ट कर सकते हैं। एनिमल को भी ग्रेज कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग हार्म टू दी ट्रीज। तो एनिमल ग्रेजिंग अलाउ है, लेकिन शर्त ये है कि आप बाकी जो ट्रीज है उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो यहाँ पूरा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे थोड़ा परमिशन है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि जो किसी के अंडर नहीं आते, दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फैलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। अब ऐसे फॉरेस्ट में आप डिफॉरेस्टेशन करो, कुछ भी करो, एनिमल ग्रेजिंग, फिर नुकसान पहुंचाओ ट्रीज को, तो इधर पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी अंडर नहीं आते, ये अभी भी अनक्लासिफाइड है। ठीक है, उनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया है। सो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारे पास 3 फॉरेस्ट हो जाते हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। नेक्स्ट है स्टेट द टाइप्स ऑफ आयरन ओर एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर आयरन इज फाउंड। तो 4 टाइप के आयरन ओर इंडिया में मिलते हैं। पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमनाइट, साइडराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमनाइट और साइडराइट। सबसे ज्यादा आयरन ओर इंडिया में कर्नाटका से मिलता है, मैक्सिमम आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कर्नाटका। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये अदर प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के। ओके, चलो क्वेश्चन 33 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस। ठीक है, नेचुरल गैस और बायोगैस का डिफरेंस बताना है। तो नेचुरल गैस क्या है? ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर हम इसको नहीं बना सकते, एग्जॉस्टेबल है। फिर बायोगैस की बात करें तो इट इज एन एनर्जी सोर्स दैट इज बोथ, ये रिन्यूएबल भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ना। बायोगैस जो है वो रिन्यूएबल भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। फिर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब बायोगैस कैसे बनती है? जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, उन सबको एक टैंक में भरते हैं, फिर जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है फिर एक गैस रिलीज होती है ना, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से बायोगैस बनती है। तो ये क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं और इसलिए क्या है? इट इज प्रोड्यूस बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जितना भी अपने उसमें वेस्ट डाला हुआ है, जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब ब्रेक डाउन यानी कि डिकम्पोज हो जाता है और फिर उसी के थ्रू बायोगैस बनती है। लेकिन नेचुरल गैस की बात करें सो इट इज प्रोड्यूस बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये है जियोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है और उसी से नेचुरल गैस बनती है, तो इसलिए ये एक नॉन रिन्यूएबल है। ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारे मिनरल ऑयल हो गया, कोल वगैरह, ये सारे पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, तो वहीं से नेचुरल गैस भी बनती है, तो वो भी क्या होगी हमारे लिए? नॉन रिन्यूएबल। और इसके प्रोसेस को बोला जाता है जियोलॉजिकल प्रोसेस और ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड इन, सारी की सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टिंग में मुंबई और अहमदाबाद में थी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखो, पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में एस्टैब्लिश की, उसके बाद शाहपुर मिल्स और कैलिको मिल्स अहमदाबाद में एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो पहली शुरुआत ही मुंबई और अहमदाबाद से हो रही है। इनिशियल ईयर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई एंड अहमदाबाद। क्यों इतनी ज्यादा वहां पे एस्टैब्लिश हो रही थी, उसका रीजन है वहां पर चीप कॉटन मिलता था, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आसानी से लेबर्स मिल जाते थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी थी, है ना, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह थे। मुंबई और अहमदाबाद की बात करें दोनों ही अरेबियन सी के पास है, इस वजह से पोर्ट्स की फैसिलिटी अच्छी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, और मार्केट फेवरेबल था। इस वजह से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आर एस्टैब्लिश इन मुंबई एंड अहमदाबाद। लेकिन फिर क्या होता है कि आज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज ऑफ द कंट्री, और आज ऑलमोस्ट हर जगह पर है। देयर आर मोर मिल्स इन मुंबई, मुंबई में मिल ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया, और अहमदाबाद में भी काफी ये टेक्सटाइल मिल्स हैं। इसकी वजह से अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलो फिर है मेंशन स्टेप्स टू कर्व एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले है मच ऑफ द पॉल्यूशन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बेटर डिजाइन, एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट। बहुत ही आसान तरीके से हम पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज की प्रॉपर लोकेशन डिसाइड करें। अगर वो एकदम भीड़ भाड़ वाले एरिया में इंडस्ट्रीज है तो सीधी सी बात है लोगों को तुरंत अफेक्ट होगा। तो अगर इंडस्ट्रीज को बहुत सोच समझ के सही लोकेशन पे बनाया जाए, उसके अलावा बेटर डिजाइन यानी कि वो इस तरीके से डिजाइन की जाए कि कम से कम पॉल्यूशन करे, और अगर उनका जो भी वेस्ट है वो हम ट्रीट करके ड्रेन करें। अगर उस जो भी हम देखो हर एक इंडस्ट्री से वेस्ट तो रिलीज हो गई, ठीक है, फिर वो पॉइजनस गैस के फॉर्म में भी हो सकता है और ये डर्टी वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें केमिकल है तो एक्वेटिक लाइफ और जो पॉइजनस गैस है उससे पूरे जो आसपास के लोग हैं उनको अफेक्ट होगा। तो उनको डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो पोल्यूशन है वो मिनिमम हो सके, और एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, बहुत पुराने इक्विपमेंट्स अगर यूज करें तो भी पोल्यूशन होता है, उनको हमको अपडेट करते रहना है, और ऐसे इक्विपमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करें जो पोल्यूशन कम करें। फिर दूसरा क्या है, स्मोक में भी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल इन इंडस्ट्री। कोल से बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है जो कि बहुत हार्मफुल भी है, तो कोल की जगह अगर ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो स्मोक प्रिवेंट हम कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट जैसे कि इनर्शियल सेपरेटर्स, फिल्टर, प्रेसिपिटेटर्स एंड स्क्रबर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ये सारे क्या है, ये सारे वो इक्विपमेंट्स है जो एयर को फिल्टर करते हैं और एयर पोल्यूशन नहीं होने देते। फिर वाटर पोल्यूशन बाय इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटमेंट्स बिफोर द डिस्चार्जिंग देम इनटू रिवर। और जितने भी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपना वेस्ट सीधा रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो रिवर में ड्रेन करने से पहले अगर उस वेस्ट को ट्रीट कर दे, यानी कि जितना भी उसमें केमिकल है वो सब खत्म कर दे, उसके बाद भले ड्रेन करें, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है वो बच जाए। तो वाटर पॉल्यूशन भी हम यहाँ पर इस तरीके से कम कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, नक्सलिस्ट मूवमेंट के बारे में लिखना है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 में आया था, तो वहां के जो लीडर थे माओ जी उंग, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया में एक्सेप्ट हो गई कहीं कहीं जगह पर, और उसी को कहा जाता है माओइज्म। ठीक है, माओ जी उंग की जो आइडियोलॉजी है उसी को माओइज्म कहा जाता है। तो जिसने इंडिया में उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, ठीक है, वहीं से फिर ये नक्सलिस्ट चालू होता है। देखो, इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडुंग, सब नक्सलिस्ट स्टार्टेड दिस इंसर्जेंसी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967 इन वेस्ट बंगाल। यानी कि उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर इंडिया में 1967 वेस्ट बंगाल में ये चीज पहली बार स्टार्ट की गई। ठीक है, द फियर्स आइडियोलॉजी इज कॉल्ड नक्सलिज्म because it is originated in a village called नक्सलबारी in West Bengal। और हमारे यहाँ पर इसको नक्सलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जब ये ओरिजिनेट हुआ तो वो गांव का नाम था नक्सलबारी। ठीक है, कहां पर है वो, वेस्ट बंगाल में। देन with its beginning in West Bengal, it has spread now in, शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से, लेकिन आज वो आपको झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में जो भी माउंटेनियस और फॉरेस्ट रीजन है वहां उधर उधर देखने को मिल जाएंगे। नक्सलिस्ट क्या होता है, ये ऐसा ग्रुप है जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, इनको गवर्नमेंट की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं मानना है, ये हमेशा उनके अगेंस्ट रहते हैं और इनको अपनी चलानी है। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन आज झारखंड, बिहार, एमपी में देखने को मिल जाएगा। और आज दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है
नक्सलिस्ट मूवमेंट के। पहला है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा है माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। देखो माओइस्ट आ गया ना, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है, सो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ओके, चलो नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, व्हाई डिड अ नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड? इतने सारे कश्मीरी पंडित को अपना वतन छोड़ के क्यों जाना पड़ा? तो रीजन ये है कि पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कश्मीर का इंडिपेंडेंस के बाद रख लिया था। जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर बार उसको कैप्चर करने का ट्राई करता ही रहता है। टेररिज्म कश्मीर में 1988 के बाद बना, और टेररिस्ट क्या होते हैं? उनको अपना डर फैलाना है, जिसकी वजह से टेररिस्ट हैव टेरराइज्ड पीपल बाय, वहां पे वो लोग किडनैपिंग करते थे, मर्डर्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन, टू फुलफिल देयर मोटिव, यानी कि अपना मकसद पूरा करने के लिए वो लोगों को डराते धमकाते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फैमिलीज ऑफ मैनी कश्मीरी पंडित्स हैव टू माइग्रेट, और इसी रीजन की वजह से जो देखो सबसे ज्यादा वहां पे टॉर्चर होते थे वो थे हिंदूज, और उधर पर कश्मीरी पंडित ज्यादा थे। और ये जो टेररिस्ट हैं उन्होंने इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है ना, और इनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। इस वजह से टेररिज्म की वजह से कश्मीरी पंडित को कश्मीर से माइग्रेट होना पड़ा। Thousands of such families are living as a refugee outside कश्मीर। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो कश्मीर के बाहर रेफ्यूजी की तरह रहती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।